गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लू आईएएस में। दोस्तों, ये हमारी 9th वीडियोज़ है हिंदी माध्यम में मेंस जनरल स्टडी को लेकर के। देखो, इसके पहले मैंने 8 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसे आप आई बटन में जाकर के भी उस वीडियो को लिंक आपको मिल जाएगा। साथ में वीडियो के एंडिंग में एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो की लिंक आपको मिलेगी, जहाँ से आप जाकर वो बाकी के 8 वीडियोज़ देख सकते हैं। और नहीं तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है ब्लू आईएएस का, उसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ भी आपको ये मिल जाएगा। देखिए, पिछले वीडियो के तरह ही मैं इसमें भी बात करूंगा। 2 सेशन में बात होगा। पहला तो ये होगा कि जो हमने 28 अप्रैल को एक टॉपिक दिया था आपको, भारत की आर्थिक इतिहास, उसके टॉपिक को मैंने डिकोड किया था आपके साथ कि कैसे उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, वो मैंने आपको बताया था। और साथ में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, जिस क्वेश्चन का जवाब वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरा, आज जो टॉपिक हम देंगे उसको जो डिकोड करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और डायमेंशन होगा हमारा, जिसको आप क्या करेंगे कि चाहे तो आप राजीव अहिर जी की बुक ले लें या बिपिन चंद्रा की बुक ले लें, वहाँ से आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे। और लास्ट में इस वीडियो के अंतिम में मैं एक क्वेश्चंस भी दूंगा आज की जो टॉपिक की होगी, और उसके जवाब आपको लिख के मुझे टेलीग्राम चैनल पर आप शेयर कर सकते हो, या आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन, जो 28 अप्रैल का क्वेश्चन था वो यह था कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुक्त व्यापार की जो नीति थी, किसकी? अंग्रेजों की। जो मुक्त व्यापार की जो नीति थी, किस प्रकार भारतीय कपड़ा और कुटीर उद्योगों को हानि पहुंचाती है। और देखो, इस सवाल का जवाब सिर्फ 150 शब्द में रखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए। तो इस टॉपिक पर आप जितना लिखोगे उतना कम है, लेकिन आपको जो आपका क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी बात 150 शब्दों में लिख देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका देखते हैं कि कल इसके जवाब में आप क्या लिख सकते थे। मैं एक आपके सहूलियत के लिए एक और काम कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन के ना मैं आंसर भी एक फॉर्मा करके तैयार करके इसमें वीडियो में मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन पहले थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को आपको समझा देता हूँ कि इस आंसर में आप लिखते कैसे। देखो, सबसे पहले इसकी भूमिका में थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे इस तरह से कह सकते थे आप कि जो 19वीं शताब्दी थी ना, उसके उत्तरार्ध में आप देखते हो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो अपनाई गई नीति थी, जो उनकी मुक्त व्यापार की जो नीति थी ना, उसने खास करके देखोगे कि भारतीय कपड़ा उद्योग, भारतीय कुटीर उद्योग को एकदम बोलते ना अर्श से फर्श पे ला देता है। मतलब विनाश के कगार पे ला देता है, विनाश के चरम बिंदु पे पहुंचा देता है। इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों की बढ़ती हुई मांग होती है, काफ़ी मांग होती है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती हैं। तो उसकी लोकप्रियता से अंग्रेजी वस्त्र उद्योग क्या होता है, बंद होने के उस पर खतरा मंडराने लगता है। जिस कारण देखोगे क्या कि इंग्लैंड के जो वस्त्र निर्माता थे या इंग्लैंड के जो व्यापारी वर्ग था, उसने सरकार पर यह दबाव बनाने की चेष्टा करने लगे कि वो अंग्रेजी सरकार जो है वस्त्र उद्योग को संरक्षण दे। आप देखोगे कि अंग्रेजी सरकार अंत में जाकर उसने एक अपने जो अंग्रेज की जो उद्योग थी, वस्त्र उद्योग था, उसके लिए वो संरचनात्मक नीति का पालन करता है। जिसके परिणाम स्वरूप आप क्या देखोगे कि जो भारतीय वस्त्रों के जो प्रयोग होता था इंग्लैंड में, जो व्यापार होता था, उसमें एक तरह से प्रतिबंध कर दिया गया। उससे क्या हुआ कि जो मशीन से बने कपड़े की तुलना में आप देखोगे जो भारतीय जुलाहों ने जो माल तैयार किया, जो भारतीय जुलाहे थे, भारतीय बुनकर थे, वो जो माल तैयार करते थे ना, वो काफ़ी महंगा हो गया और उसकी मांग घटने लगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दिया भारतीय प्रोडक्ट पे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या देखते हो आप, एक चेंजिंग और आपको दिखेगा। भारत में से जो इंग्लैंड जो थे, जो फिनिश प्रोडक्ट मंगाता था ना, उसने क्या कर दिया, फिनिश प्रोडक्ट की जगह पे कच्चा माल आयात करने लगा इंग्लैंड, और फिनिश प्रोडक्ट को फिर डंपिंग करने लगा भारत में वापस भेजने लगा। तो इस तरह से आप देखोगे कि बुनकर से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बुनकरों से ज़बरदस्ती बेगार के रूप में कह सकते हो आप कि कम कीमत पर अपना माल वो कंपनी को बेचने के लिए बुनकरों को बाध्य करने लगा। ठीक है, और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जो कुटीर उद्योग था ना, उसमें काफ़ी कठोर प्रतिबंध लगाया, कंपनी द्वारा लगाए गए। उसने क्या कर दिया, एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो कपास था ना, कपास, कॉटन, कपास पर देखोगे कि कंपनी का एकाधिकार मतलब स्थापित हो जाता है। ठीक है, और बुनकरों को क्या होता है कि वो कच्चा माल मिलना उनके लिए आसान नहीं होता, जिससे क्या होता है कि भारतीय जो कुटीर उद्योग होता है वो एकदम विनाश होने लगता है। एक चीज़ और याद रखना कि इस नीति के तहत ब्रिटेन का जो बना हुआ सामान होता है ना, वो निःशुल्क कह सकते हो तुम, या ऐसे भी कह सकते हो कि नाम मात्र के शुल्क पे वो भारत के बाजार में उपलब्ध होने लगा। जिससे क्या हुआ कि भारत में यह सामान निःशुल्क हो गया। देसी जो दस्तकार थे, देसी जो बुनकर थे, देसी जुलाहे जो थे, बेचारे द्वारा जो तैयार किया गया माल होता था, वो अंग्रेजों की अपेक्षा वो महंगे पड़ते थे। ठीक है, जिससे आप देखोगे क्या कि फलतः क्या देखते हो कि देसी उद्योग का विनाश प्रारंभ हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया कि उसको एक आंसर फॉर्मेट में
कुछ बच्चों का डिमांड था कि आप मुझे उसका आंसर थोड़ा, जैसे मैं आंसर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे आपको आंसर लिखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ आंसर को ना कुछ पॉइंट में देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे आपको जैसे कुछ उसी क्वेश्चन को मैंने लिखा कि इसके इंट्रोडक्शन में आपको कैसे पॉइंट कवर करनी है, उसे फिर बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर, कैसे बॉडी पार्ट में क्या आंसर लिखोगे, फिर कंक्लूजन। देखो ये कंक्लूजन मैं आंसर सिनॉप्सिस में लिख रहा हूँ, आप आंसर में मत लिखना कंक्लूजन, वहाँ पे जस्ट पैराग्राफ चेंज कर करके आप ये लाइन लिख सकते हो। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पे ये कोई मॉडल उत्तर नहीं है, ये जो मैं आंसर आपको दे रहा हूँ कोई मॉडल उत्तर नहीं है, ये हमारे अकॉर्डिंग जो हमें लगता है कि क्वेश्चंस की डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल कर रहा है ये आंसर। इस तरह से मैं आंसर लिखा है, एक प्रोटोटाइप आपको दिया है, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या आपने जो आंसर लिखा होगा उस आंसर को आप पढ़िए और फिर ये जो सिनॉप्सिस है, ये प्रोटोटाइप जो क्वेश्चन का मैंने आपको दिया है, इसके साथ आप मैच करा लो। उससे अब आपको एक पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में मूव करना था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस बात को ध्यान में रख के आप क्वेश्चंस को, आपने जो आंसर लिखा है उस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे मैच करा सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कह दूं कि जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप एक अच्छे इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं और आप इसको देखते जाइएगा। आपको और भी इनिशिएटिव आपको मेरे द्वारा जो स्टार्ट किया गया वो काफ़ी बेनिफिशियल लगेगा। आप इस चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बेल बटन दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियोस लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ताकि आप अपने जो स्टडी करते हैं उसको एक डायमेंशन दे सकें, एक रोड मैप के तहत आप उसको मूव करा सकें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप देख लेना, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, और यदि आपको चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको चाहिए तो मैं वहां दे दूंगा, नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक जो था, हमने पहले ही बताया था कि ये वीडियो जो होगी वो 2 सेशन में होगा। पहले सेशन में जो मैंने पहले क्वेश्चंस दिया था आपको, उस क्वेश्चन के जवाब मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब मैं सेकेंड पार्ट में ये बताऊंगा कि ये टॉपिक को आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिकोड करोगे। देखो, ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक नीति थी ना और सैन्य नीति, उसको इस तरह से टॉपिक में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सबसे पहले देख लो, भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास, सिविल सेवा का विकास, स्थानीय स्वशासन का विकास। ठीक है, अच्छा ये दोबारा लगता है टाइप हो गया है। उसके बाद शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, ब्रिटिश सरकार की जो विदेश नीति थी और रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश सरकार की नीति थी उसको, इस तरह से आपको टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब चलिए देखिए कैसे। सबसे पहला टॉपिक हमने कहा कि भारत में न्यायिक विकास की प्रणाली की बात यदि मैं करूं, एक बात याद रखना कि जब भारत में न्यायिक प्रणाली की विकास की बात करोगे ना, इसमें 2 चीज़ देखना, एक विधि का शासन और एक कानून के समक्ष समानता का कंसेप्ट। ध्यान रखिएगा, मैं जो बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। एक बात करता है विधि का शासन का और दूसरा बात करता है कानून के सम्मुख समानता का। तो जब भी आप भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास को पढ़ोगे तो इस चीज़ से आप गो थ्रू होइएगा, जहाँ से आप, जैसे मैंने आपको बोला था कि राजीव अहिर की जो बुक आती है स्पेक्ट्रम की, वो स्पेक्ट्रम वाली बुक ले लेंगे, और या तो आपके पास बिपिन चंद्रा की बुक होगी, बिपिन चंद्रा की बुक को आप लेकर पढ़ सकते हो। देखो, आधुनिक न्याय प्रणाली की जब शुरुआत की बात करोगे ना, तो 18वीं सदी में आप क्या देखते हो, 18 सेंचुरी में आप क्या देखोगे कि कलकत्ता में आप देखते हैं ना कि कलकत्ता में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। लेकिन इसकी वास्तविक शुरुआत तब होती है जब देखोगे कि 1861 में बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट स्थापित किए जाते हैं। उच्च न्यायालय में देखते हो कि कम से कम 1/3 जजों की भर्ती क्या होती है, भारतीय सिविल सर्विस से होनी थी, और 2/3 इंग्लैंड के बैरिस्टर, जैसे जिसमें बोल सकते हो कि स्कॉटलैंड के वकीलों से होनी थी। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति आप देखते हो कि इंग्लैंड के वकीलों से की जाती थी। और लॉर्ड रिपन ने, जब लॉर्ड रिपन को देखोगे, लॉर्ड रिपन ने जो 1881 में देखते हो कि पहली बार वो एक भारतीय जो होते हैं रमेश चंद्र मित्र को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। फिर आप क्या देखते हो कि 1911 में 1911 में आप देखोगे कि लाहौर में और रंगून में भी उच्च न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरह से जब आप भारत में जो न्यायिक विकास की प्रणाली की जब डिस्कशन करोगे, जब आप कहीं से भी कंटेंट पढ़ते हैं, आपके पास ऑलरेडी होगा, आपके पास बुक्स होंगे, ठीक है, और यदि नहीं होते हैं, कोई कंटेंट्स नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसका कोई चार्ज वगैरह हम आपसे नहीं लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना कि जो सिविल सेवा या सिविल सर्विस से जो न्याय प्रशासक की जो नियुक्ति होती थी,
वो उसमें कहा जाता था कि भारतीय लोकमत जो होते थे उसने जमकर विरोध किया और उसे समाप्त करने की मांग की गई। लेकिन आप क्या देखते हो कि 1935 में 1935 में 1935 के आसपास आप देखोगे कि भारत शासन अधिनियम द्वारा यह संभव नहीं होती है। 1935 के भारतीय अधिनियम द्वारा संघीय प्रशासन, ठीक है, संघीय प्रशासन के चलते देखोगे कि न्यायपालिका में एक परिवर्तन किया जाता है, नीड हो जाती है ना, उसकी आवश्यकता हो जाती है। इस अधिनियम में अब देखोगे इसकी धारा 200 और 203 से एक संघीय न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई। ध्यान में आ रहा है आपको पॉइंट कि 1925 में 1935 के बाद अब ध्यान में रखो कि धारा 200 और 203 के तहत क्या होता है, एक संघीय न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई। उसमें एक न्यायाधीश और 6 जज होते थे ना। जो जजों को क्या होता था कि ब्रिटिश संप्रभु नियुक्त करते थे और 65 वर्ष तक की आयु तक वो क्या करते थे, वो जज पे आदि पदासीन हो रहते थे। संघीय न्यायालय में आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं ना कि दो प्रांतों के बीच एक प्रांत और एक रियासत के बीच एक प्रांत और संघीय पदाधिकारी के बीच संवैधानिक झगड़े का निर्णय देने का अधिकार रखता था। ठीक है, संघीय न्यायालय जो होती थी वो उच्च न्यायालय की अपील भी सुनता था। और संघीय न्यायालय आप देखते हो कि 1 अक्टूबर 1937 1937 में आप देखते हो स्थापित किया जाता है। और 1947 में क्या होता है कि न्याय प्रणाली की इसी आधार पर चलती रहती है। तो ध्यान रखना कि जो अंग्रेजों ने जो न्यायिक प्रणाली का विकास किया, ठीक है, न्यायिक प्रणाली का जो विकास किया, न्यायिक व्यवस्था दी, उसके 2 सिद्धांत में से ध्यान में रखना कि एक तो का बात करता है विधि का शासन का और एक कहता है कि कानून के सम्मुख समानता की बात। तो विधि के शासन आप समझ रहे हैं, विधि का शासन अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, जो अंग्रेजों के कानून थे, कानून के जो ये शासन का हो या विधि का शासन को बात करो तो आधुनिक अवधारणा पर लागू करता है। इसका अर्थ क्या था, इसका अर्थ था कि उनका प्रशासन कम से कम सैद्धांतिक रूप से कानून के अनुसार चला जाए, भले वो प्रैक्टिकल करे या ना करे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से क्या चाहते थे कि कानूनों के अनुसार चलाया जाए, न कि किसी शासक के सनक के कारण या उसकी व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार चलाया जाए। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से इस टॉपिक को मैंने आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट किया था कि जब भारत में न्यायिक प्रणाली को लेकर के पढ़ोगे तो इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना। ठीक है, अब देखिए दूसरी जो टॉपिक हमने आपके साथ बात की थी वो टॉपिक हमने कहा था कि सिविल सेवा का विकास। जब सिविल सेवा का विकास करोगे, अच्छा एक चीज़ और, हाँ दूसरे पॉइंट जो यहाँ पे था, ये कानून के सम्मुख समानता वाली बात करने के बाद देखो कानून के सम्मुख जो समानता की बात का मतलब क्या है, ये ध्यान को समझना। कानून की निगाह में क्या होंगे, सारे मनुष्य बराबर होंगे, चाहे वो जाति के आधार पे हो या वर्ग के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो, किसी के आधार पे विभेद नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेजों को, मैंने आपको पहले वाले में विधि का शासन, वो चाहते तो थे कि सारे संवैधानिक रूप से सही हो, लेकिन क्या वो सही होते थे? अब आपको ध्यान होगा ना एल्बर्ट बिल को लेकर के किस तरह से बवाल हुआ, क्या भाई तो अब अंग्रेज जो होंगे वो अंग्रेजों का ही फैसला करेंगे, अंग्रेजों का ही केस का सुनवाई करेंगे, भारतीय जज कर नहीं सकते। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिद्धांत में तो अपने आप को सही करते थे लेकिन प्रैक्टिकल में उस चीज़ को वो फॉलो नहीं करते थे। तो जब कानून के सम्मुख समानता की बात होती थी, इसका मतलब यही था कि कानून के निगाह में, कानून की नज़र में सारे लोग एक समान हैं, सारा मनुष्य बराबर है, उसमें चाहे वो जाति किसी की जाति का हो, किसी वर्ग का हो या किसी धर्म का हो, किसी आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक को आप पढ़िएगा। दूसरा जो टॉपिक की बात मैंने कहा था इसी में कि ब्रिटिश सरकार की जो प्रशासनिक और सैन्य नीति, उसमें था सिविल सेवा का विकास। देखो जब सिविल सेवा का विकास देखोगे तो आपको महानुभाव का फोटो दिख रहा होगा, इनका नाम है कॉर्नवालिस। इसको कहा था कॉर्नवालिस, इसको बोला जाता है नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ये लगभग 1786 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है। उस समय देखोगे कि प्रशासन में ना व्यापक भ्रष्टाचार, घूसखोरी फैली होती है। ठीक है, और इसके जो प्रीडिसेसर, इसके जो सक्सेसर प्रीडिसेसर थे, इनके जो पहले जो आए थे, जैसे क्लाइव हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गया, वो इसको दूर करने में असफल हुआ। वो ना ही व्यापक भ्रष्टाचार मिटा पाया और ना ही वो घूसखोरी को कम कर सका। लेकिन कॉर्नवालिस इन बुराइयों को दूर करने के लिए ना काफ़ी एकदम होते ना रिजिड हो गया। उसने निजी व्यापार और अफसरों द्वारा जो नजराने लिए जाते थे, जो घूस लिए जाते थे, उसके खिलाफ इसने सख्त कानून बनाई। ठीक है, तब आप देखते हो क्या कि जब इसके बारे में आप पढ़ोगे ना सिविल सेवा के विकास, तो उसमें कॉर्नवालिस के योगदान को थोड़ा बढ़िया से फोकस कर लेना। और साथ में आप उसमें एक चीज़ और देखना कि लॉर्ड वेलेस्ली, मैं बात करूं लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है, इसने
1800 के आसपास देखोगे कि इसके जो ऑफिसर्स होते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर होते हैं ना, उनके प्रशिक्षण के लिए क्या करता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला जाता है, ठीक है, और उसको बाद में कर देते हैं, वो बाद में वो ट्रांसफ़र कर देता है 1806 में इंग्लैंड के हेलोबेरी में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब इसको पढ़ोगे तो इसमें दो चीज़ देखना, एक 1833 का चार्टर एक्ट देखना, 1833 का चार्टर एक्ट देखना, और एक देखना 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये दोनों चार्टर एक्ट आप जब पढ़ोगे, टॉपिक आप बिपिन चंद्रा से पढ़ लो या स्पेक्ट्रम से पढ़ लो, तो वहाँ पे आप इन दोनों को ध्यान में रखिएगा कि 1833 को ध्यान में रखना है और 1853 को। तो ऐसे करके आप देखोगे, जैसे आप उसमें देखते हैं ना कि 1833 में क्या करता है, सिविल सेवा की शुरुआत करने की कोशिश करता है, लेकिन बगावत बहुत ज़्यादा होता है, विरोध होता है तो रोक दी जाती है। फिर 1853 में देखोगे कि सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन शुरू होती है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और है जो अगली टॉपिक था इसमें आपको मैंने बोला था कि जब सिविल सेवा का विकास देख लोगे ना, तो फिर एक टॉपिक आएगा आपको, टॉपिक था जिसमें हम बोलते हैं कि स्थानीय स्वशासन का विकास। देखो, स्थानीय स्वशासन में देखोगे कि लॉर्ड मेयो का काफ़ी योगदान होता है। जब आप कंटेंट कवर करेंगे ना, तो इस गवर्नर जनरल को, वाइसराय को ध्यान में रखना कि कैसे करके इस लॉर्ड मेयो की क्या योगदान थी, खास करके स्थानीय स्वशासन को लेकर के। याद रखना, एक रॉयल कमीशन पब्लिक सर्विस इन इंडिया बनती है 1915 में। ये क्या करती है कि रिकमेंडेशन देती है। रिकमेंडेशन में ये कहती है कि जो रिक्रूटमेंट होगा ना, सुपीरियर पोस्ट पे पार्सली होगा इंग्लैंड और कुछ पार्ट ऑफ इंडिया का। तो ये कुछ रिपोर्ट देती है, याद ध्यान में रखना इस चीज़ को, जिसमें देखोगे कि सर्विस आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कैटेगरीज होता है क्लास 1 और क्लास 2 सर्विस। और जिस चीज़ के लिए आप तैयारी करते हो, ICS, देखो यहाँ पे कि देयर शुड बी ए प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ICS, इट शुड बी 3 years, मतलब 2 साल की जगह पे 3 साल की बात करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना कि स्थानीय स्वशासन की जब बात करो आप, तो स्थानीय स्वशासन में आप देखोगे कि लॉर्ड मेयो का योगदान होता है, क्योंकि 1870 में आप देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जो व्यवस्था होता है उसमें एक हिस्टोरिकल रिफॉर्म होती है, सुधार होती है, रेक्टिफिकेशन होता है। शिक्षा, सफाई, चिकित्सा सहायता, जनकार, इन सब के लिए ना कोष का प्रबंधन किया जाता है। अलग अलग उसकी देखरेख के लिए समितियां बनाई जाती है, सरकार तथा गैर सरकारी सदस्यों के अलावा देखोगे कि एक सरकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से आप देखना कि कैसे स्थानीय स्वशासन के विकास को लेकर के जो ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, उसको आपको यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, अगला जो टॉपिक था उसमें था ब्रिटिश सैन्य की नीति। ब्रिटिश सैन्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। आप देखेंगे कि 1857 के बाद 1857 का जो विद्रोह होता है, उसके बाद देखोगे कि ब्रिटिश सैन्य नीतियों में ना परिवर्तन आता है। अंग्रेजों ने सेना को क्या किया ना, पुनर्गठन करना शुरू किया, मतलब कहते हैं ना कि रिवाइव करने की कोशिश की। और देखोगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो सेना का पुनर्गठन का जो मुख्य उद्देश्य देखोगे कि 1857 के विद्रोह जैसी कोई नई घटना ना दोबारा ना हो सके। ध्यान रखिए बात को कि 1857 के बाद इन लोगों की नींद टूटती है और ये समझ जाते हैं कि अब जो हमारी सेना होगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना होगी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो सेना होगी, वो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा आंदोलन, ऐसा विद्रोह फिर दोबारा न हो सका है। इसको ध्यान में रख करके इन्होंने क्या किया कि अपनी नीतियां बदलते हैं। साथ में आप क्या देखते हो कि ब्रिटिश सरकार उस क्षेत्र में विश्व के अन्य साम्राज्यवादी जो शक्तियां थीं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ये सब भी अपने उपनिवेशों की रक्षा के लिए जो भारतीय जो निर्मित सेना थी, भारतीय सेना का उपयोग करना चाहती थी। सरकार की यह नीति थी कि वो सेना की जो भारतीय शाखा का उपयोग देखोगे कि एशिया और अफ्रीका, ठीक है, एशिया और अफ्रीका के जो उपनिवेश थे ना, उसमें विस्तार करने के लिए करती है। सेना का जो ब्रिटिश शाखा का उपयोग भारत में अंग्रेजी शासन को मजबूत करती है और उसका स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब जो भारत में जो सेना होती है उसका यूज वो कहाँ करते हैं, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशों को बढ़ाने के लिए। और जो इंग्लैंड में की जो सेना होती है उसको क्या करते हैं कि भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए यूज़ करते हैं। तो समझ रहे हैं बात को कि ब्रिटिश सैन्य नीतियाँ किस तरह से चेंज होती है 1857 के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखोगे और जब टॉपिक को पढ़े हो ना, तो इन सब टॉपिकों को ना ध्यान में रखना। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना भी देखोगे कि अंग्रेजी सेना में सम्मिलित कर ली जाती है, और यूरोपीय जो पद्धति होती है उसके अनुसार देखोगे कि घुड़सवार ब्रिटेन के जो पद्धति होती है, घुड़सवारों में भी सम्मिलित किए जाते हैं।
अंग्रेज सेना के पुनर्गठन से आप देखते हो कि रक्षा व्यय बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसका बोझ भारतीय जनता पे पड़ती है, भारतीय जनता पे डाला जाता है। ठीक है, वह और साथ में आप देखते हो कि सेना को समाज एवं देश की मुख्यधारा से बिल्कुल अलग कर देने का प्रयास किया जाता है। उन जिससे क्या होता है, उनमें देश प्रेम भी बिल्कुल जागृत ना हो सके। ऐसा ही चाहते हैं ना वो, कि लोगों से दूर रखो, तो उनमें देश प्रेम आएगा ही नहीं, राष्ट्रभक्ति दिखेगी नहीं। इसके लिए आप देखते हो कि राष्ट्रवादी समाचार पत्र हो गए, पत्रिका हो गया, या कोई जर्नल हो गया, उन्होंने दूर करने की कोशिश किया, लेकिन क्या देखते हैं आप, सैनिक उनकी गतिविधियों तक सीमित कर देने के उपाय किए गए। मतलब सैनिक का जो गतिविधि था उसको सीमित करने की कोशिश किया। ऐसा नहीं कि 1857 की तरह 1857 के पहले जो उनकी पॉलिसी थी छूट देने की, वो चीज़ें अब इन्होंने कोशिश किया कि जितना ज़्यादा कम हो सके, एक तो भारतीयों से दूरियां, भारतीय सैनिकों से दूरियां बना के रखो, क्योंकि यदि भारतीय सैनिक जितने ब्रिटिश सैनिक के नज़दीक जाएंगे वो उतनी उनकी पोल पट्टी खुल सकती है, भेद जान सकते हैं। तो इस तरफ से सोच करके उन्होंने क्या कि जो भारतीय सैनिक होते हैं उनसे दूरियां भी, डिस्टेंस भी बनाना शुरू कर गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि ब्रिटिश सैन्य शक्ति किस तरह से 1857 के पहले थी और 1857 के बाद होती है। तो ये चीज़ें है ना, आप ध्यान में रख करके पढ़िएगा। और जैसे देखो, मेरा पर्पस क्यों है यहाँ पे मैं इस सब टॉपिक को मैं क्यों डिकोड करता हूँ, क्योंकि आपको ना एक रोड मैप पता होगा, तो पढ़ोगे ना तो आपका इंटरेस्ट जगेगा। ऐसे क्या होगा ना कि आप नॉवेल की तरह रीडिंग मार के निकल जाओगे। पढ़ने के लिए तो पूरी की पूरी नॉवेल की तरह उस बुक को आप पढ़ लेंगे, लेकिन होगा क्या कि टॉपिक फिर आपको कवर नहीं मतलब ना रिटेन नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे। लेकिन ये कहानी यदि टॉपिक को पढ़ने से पहले मान लो इस वीडियो को आपने पूरी तरह से सुन लिया, तो इससे क्या होगा ना कि एक फ्रेमिंग आपके दिमाग में बन जाएगी, और फिर आप उस टॉपिक में पढ़ेंगे ना तो फिर आपको मेरी बातें याद आएगी, हाँ वहाँ पे ये चीज़ बोला गया था, या मुझे इस टॉपिक को ऐसे करके थोड़ा सा डिकोड करना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। ज़्यादा करने का मतलब है कि मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ। इसके यदि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और स्पीड थोड़ा स्लो करूँ, क्योंकि देखो एक्चुअली मैं स्पीड इसलिए स्लो नहीं करता कि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो, आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगली जो टॉपिक थी इसी में जो मैंने डिकोड किया था, उसमें एक था शिक्षा का विकास। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखोगे अंग्रेजों ने किस तरह शिक्षा का विकास किया, और जब शिक्षा का विकास आप पढ़ते हो ना तो उसमें ये सब चीज़ों को, टॉपिक को कवर करने की कोशिश करो। चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, रेले कमीशन, सेडलर आयोग, हार्टोग समिति और सार्जेंट योजना। तो इन सबको देखो, जब भी पढ़ो टॉपिक में तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, किसके कार्यकाल में आया था, इसकी क्या नीति थी, लाने का उद्देश्य क्या था। ये चीज़ें ध्यान में रख करके आपको पढ़नी चाहिए। दूसरा, जब आप देखो हंटर कमीशन, देखो किस तरह से जो वुड डिस्पैच होता है उसके जो रिकमेंडेशन होती है उसको किस तरह से मूल्यांकन इवेलुएट किया जाता है हंटर की अध्यक्षता में जो कमीशन नियुक्त की जाती है। तो इस कमीशन की भी कोई रिकमेंडेशन है क्या इस कमीशन ने कुछ रिपोर्ट्स दी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दी थी, नहीं दी थी, ये चीज़ें मोटा मोटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे रैले कमीशन है, तो रैले कमीशन देखते हो कि 1902 के आसपास बनती है। फिर इस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन होती है, ये विश्वविद्यालय को लेकर के क्या बात करता है, समझ आए बात को। इसी में आप देखते हैं कि 1904 से लेकर के 1919 की बात कर लो, इसमें इसके बीच में देखो किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ, सेडलर आयोग क्यों बनता है, हार्टोग समिति क्यों बनती है, क्या उसका प्रयोजन होता है, उसका एम क्या होता है। तो इस तरह से टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह के टॉपिक को दिमाग में रख करके और सोचेंगे कि सेडलर आयोग था, उसका आउटकम क्या था, रिकमेंडेशन क्या थी। ठीक है, कमेटी बनी, आयोग बनी, तो इसने क्या रिकमेंडेशन दिया। इसी बीच में आपको एक और दिखेगा 1937 की मैं बात करूँ, यदि 1937 की बात करूँ तो आप देखोगे कि कांग्रेस ने एक शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में वर्धा में आयोजित करता है, जिसको बोलते हैं मूल शिक्षा का वर्धा योजना। देखते हो आप, वो पारित किया जाता है। उसके प्रस्तावों को देखो, उसमें जो आधारभूत शिक्षा का जो नीति बनाने की बात की गई है, जैसे आप देखेंगे कि जाकिर हुसैन साहब की अध्यक्षता में आप देखते हो कि एक समिति गठित की जाती है, और ये कमेटी 1938 के आसपास देखोगे कि एक कमेटी अपना रिकमेंडेशन देती है, समिति अपनी सिफारिशें करती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ये टॉपिक को आप कवर करेंगे। आप बिपिन चंद्रा की बुक में तो कल अलग से नहीं रहेगा, लेकिन आप राजीव अहिर की बुक में देखोगे तो शिक्षा का विकास करके एक अलग से चैप्टर ही बना कर रखा है, उस चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप भारत सरकार में और भी देखोगे, 1948 में आप देखोगे राधा कृष्ण आयोग भी बनती है। जब भारत आज़ाद होने के बाद की आप देखोगे तो कोटारी शिक्षा समिति बनती है, और अभी हाल में भी एक एजुकेशन पॉलिसीज़ लाने की बात हुई है।
तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे तकनीकी शिक्षा का विकास होता है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखना, वो पॉइंट ये याद रखना है कि शिक्षा को लेकर के ना, शिक्षा को लेकर के देखोगे कि मुस्लिमों को, जो मुस्लिम होते हैं, वो मुस्लिमों का अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है। इसमें आपको सर सैयद अहमद साहब की चीज़ें पढ़नी है, ओरिएंटल, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बात होगी, अलीगढ़ आंदोलन की बात हो जाएगी। तो इस तरह से देखोगे टॉपिक कितना डायमेंशन को अपने आप में अटैच किए हुए है। तो इस तरह से इस टॉपिक को कर सकते हो। साथ में आप देखोगे कि समाचार पत्र, अगली जो टॉपिक थी उसमें थी समाचार पत्र। मान लो समाचार पत्रों का विकास देख लो, कैसे न्यूज़पेपर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप पढ़ क्या रहे, टॉपिक आपका क्या है, टॉपिक है ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक और सैन्य नीतियाँ। तो प्रशासनिक नीतियाँ में तो प्रेस का विकास भी आएगा ना। प्रेस के विकास में कैसे वर्नाकुलर एक्ट पास करता है, वो किस तरह से वर्नाकुलर एक्ट लगाता है, तो आपको पता होना चाहिए पूरी की पूरी डिटेल। ठीक है, किस तरह से न्यूज़पेपर पर वो प्रतिबंध लगाता है इनके लोगों के, अंग्रेजों के द्वारा। तो इसके लिए मैं आपको एक लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ। हमारी एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है और मैंने अपलोड कर रखा है हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आप देखो कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस का विकास। तो इस वीडियो को मैंने लगभग 32-33 मिनट की वीडियो आपको दिख रही होगी, इतने मिनट की वीडियो, और काफ़ी मैंने डिटेल में इस टॉपिक की बात की है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात की और साथ में मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। तो आप इस वीडियोज़ का लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन में भी मिल जाएगा, और नहीं तो आप उसके प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस टॉपिक को आपको कवर करनी है। अब देखिए, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब ब्रिटिश सरकार की जब विदेश नीति की पढ़ोगे, जब टॉपिक को कवर करोगे, उसमें देखना कि लॉरेंस की अफगान की नीति क्या होती है। उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे कि लॉर्ड कर्जन जो होता है, लॉर्ड कर्जन की जो तिब्बत की पॉलिसीज़ होती है वो क्या पॉलिसी होती है। डफरिन की जो बर्मा की नीति होती है वो थोड़ा सा देख लो, लिट्टन की अफगान नीति देख लो, लॉरेंस की अफगान नीति देख लो। तो इस तरह से जब ब्रिटिश नीति देखोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, तो उसमें इन सब कंट्री को ध्यान में रख करके आपकी इनकी नीति देखनी है, और इसकी थोड़ी बहुत आलोचना भी देखनी है कि क्या आलोचना इंडियन जर्नल्स के द्वारा किया गया, इंडियन लीडर्स के द्वारा किया गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब इस टॉपिक को लास्ट जब एंडिंग करोगे ना, तो देखोगे कि ब्रिटिश का रियासतों के प्रति ना कुछ नीतियाँ बनती हैं। जैसे आप देखेंगे कि 1740 से 1765 के बीच, 1740 से 1765 के बीच में आप देखोगे कि भारतीय रियासतों को ना समानता, मतलब इक्वलिटी की बात करते हैं। बोलते हैं तो हम भी बराबर, तुम भी बराबर। क्यों? क्योंकि इनको तो भारत में एंट्री करना है ना भाई, अंग्रेज को भारत में आना है, और आते ही कहेंगे कि नहीं तुम तो छोटे हो, हम बड़े हैं, तुम मूर्ख हो, हम विद्वान हैं। तो भाई इसको कौन घुसने देगा? भारत में तो कोई घुसने नहीं देगा। तो देखो कितना तेज थे ये लोग। शुरू में कहा कि नहीं भैया हम दोनों भाई भाई, मतलब तुम भी बराबर हम भी बराबर, एक लेवल का। लेकिन जैसे ही 1765 होता है, इनकी कहानी बदलने लगती है और ये घेरे की नीति लेकर के आ जाते हैं। फिर उसके बाद देखोगे कि उसके बाद लेकर के आएगा 1813 से 1857 के बीच में। तुम देखोगे 1813 से 1857 में आपको क्या दिखता है? वारेन हेस्टिंग जो होता है उसकी क्या नीतियाँ होती है। उसकी नीतियों के कारण क्या होता है कि एक साम्राज्यवादी भावना मतलब जो जगती है ना, वो क्या कहता है, सर्वश्रेष्ठता का सिद्धांत विकसित होने लगता है। और देखोगे कि अंग्रेज जो थे वो भारतीय रियासतों से संबंधों के आधार पर ना अधीनस्थ सहयोग तथा कंपनी की सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार करने की नीति थी, न कि वो पारस्परिक सामान्यता के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाते थे। वो मानते ही नहीं थे ना कि दोनों बराबर हैं। वो कहते थे, अंग्रेज तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर को अपने आप को वो कहते थे कि हम बहुत विद्वान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, और बाकी पूरे के जो भारत के लोग हैं वो तो अनपढ़ गंवार हैं। बात समझ में आ रही है? तो अधीनस्थ पाठक की नीति लेके आता है। फिर कहता है कि नहीं, अब संघ की बात करने लगता है, क्योंकि जब देख लेता है कि 1857 का विद्रोह होता है, इसको कुछ राजा सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, तब ये लेकर का कि नहीं हम दोनों एक संघ की बात करने लगते हैं कि दोनों के अस्तित्व साथ साथ हो। अधीनस्थ संघ की नीति की बात करने लगता है 1858 के में जो एक्ट आती है उसके तहत, ठीक है। और जब देखोगे 1935 से 1947 तक फिर वो लेकर के आ जाते हैं बराबर के संघ की नीति, जो यहाँ से शुरू होती है, समानता के चरण से लेकर के बराबर। तो देखते हो शुरुआत भी वहीं करते हो, लास्ट में आकर 1935 से 47 के बीच में इनको देखोगे कि दोनों कहेंगे कि अब हम बराबर हैं। आई बात समझ में? एक चीज़ और याद रखना कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया कि नरेंद्र मंडल की बात की थी और एक बटलर समिति की बात की थी।
एक्चुअली ये रिलेशनशिप संबंध सुधारने की बात हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और रियासतों के बीच। तो ध्यान में रखना कि लॉर्ड रेडिन ने 1926 के में स्टेटमेंट दिया था ना, ये चीज़ को ध्यान में रख करके आप देखना कि बटलर समिति की क्या रिकमेंडेशन थी, जो बटलर समिति थी उसकी उस कमेटी की क्या सिफारिशें थी, इसको पढ़ना, ठीक है। और नरेंद्र मंडल के भी प्रावधानों को थोड़ा सा देख लेना कि किस तरह से रियासतों ने कुछ डिमांड किया था जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिस्कार्ड कर दिया। तो इस तरह से इस टॉपिक को आपको फ्रेंड्स कवर करनी है। मैंने इस टॉपिक को आपके लिए डिकोड किया है बस, और कुछ नहीं। बस ये बता दिया मैंने कि जब आप भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक और सैन्य नीति जब पढ़ोगे ना, तो उस तरह से इस टॉपिक को कवर करना। जैसे इसमें आपको मैंने बताया कि भारत में न्यायिक प्रणाली का विकास, सिविल सेवा का विकास, स्थानीय स्वशासन का विकास, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, ब्रिटिश सरकार की विदेश नीतियों को लेकर के, और रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नीति होती है उसको लेकर के इस टॉपिक को आपको कवर करना था। तो इस तरह से मैंने आपको डिकोड करने की कोशिश किया है, जो काफ़ी एक अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। और मैं इस टॉपिक को पढ़ा भी सकता था, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये वीडियो 1 घंटे में टॉपिक कंप्लीट होने वाली नहीं, इसके लिए लंबी वीडियो बनती है। तो लंबी वीडियो होती है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि देखो वीडियो ना हर कोई अपलोड कर देगा, लेक्चर देना बहुत आसान है, ठीक है। आपको लेक्चर दे देंगे, आपने सुना नहीं सुना, निकल गए आप। मेरा पर्पस देखो, मेरा चैनल के तहत मेरा पर्पस है कि हम आपसे काम कराएं, हम आपको सिखाएं। एक कहावत आपने सुनी होगी ना, कि कहा जाता है कि किसी को फिश खाना है, मछली खाना है, तो मछली उसको एक दिन खिला दोगे ना तो उससे उसकी ज़िंदगी नहीं चल जाएगी, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखा दोगे ना तो उसकी ज़िंदगी चल जाएगी, पूरी लाइफ मछली खा सकता है। एक दिन आपके यहाँ कोई आया, बोला भैया मुझे मछली खानी और आपने फिश खिला दी, तो उसका पूरी लाइफ थोड़ी ना मछली आप खिलाओगे। किसी को खिला सकते हो? नहीं खिला सकते ना। लेकिन उसे आपने कहा कि देखो हम खिलाएंगे नहीं तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें फिश पकड़ना सिखा दूंगा। आपने मछली पकड़ना उसे सिखा दिया ना, तो पूरी लाइफ वो मछली खाएगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे भी मेरे चैनल पे हम यही कोशिश करते हैं कि हम आपको यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करते हैं, हम आपको यहाँ पे टीचिंग पे मेरा पर्पस होता है। आप सीखिए और आप खुद कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आपको पूरी तरह से हवाबाजी वाला काम नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। आपको मैं एक रास्ता दिखा सकता हूँ। और याद रखना, यूपीएससी के एग्जामिनेशन हो या सिविल सर्विस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन, कोई कोचिंग पास नहीं कराती या कोई चैनल पास नहीं कराता। इस चीज़ को गांठ बांध दीजिए, चाहे 50 यूट्यूब चैनल देख लीजिए या 50 कोचिंगों में पढ़ लीजिए। जब तक कि आपको वो कला नहीं आएगी, आंसर राइटिंग की कला हो या किसी टॉपिक को डिकोड करने की कला हो या किसी टॉपिक से क्वेश्चन सोल्व करने की कला हो, वो चीज़ें आप खुद नहीं डेवलप करोगे ना, तो आपको कोई नहीं करा सकता। और ये एग्ज़ाम 100% न्यू फ्लेवर में होता है। हर साल खुद पेपर देने वाले को नहीं पता होता कि इस बार जो क्वेश्चन आएगा कि किस पैटर्न पे आएगा, क्योंकि हमेशा पैटर्न चेंज होते हैं, अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और वहाँ पे आपको जाके खुद का दिमाग लगाना है। और खुद का दिमाग एक दिन में नहीं लगेगा डायरेक्ट एग्जामिनेशन में। आपको दिमाग कहाँ लगेगा? जब हम इस तरह के वीडियोज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं, वहाँ पर आपको ये दिमाग लगाओगे, तभी जाकर एग्जाम में उस चीज़ को आप परफॉर्म करोगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी टॉपिक थी आज का। और आज का मैं क्वेश्चन का क्या आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, आज का क्वेश्चन यह है कि अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए जो अधिनियम लाए जाते हैं, उन अधिनियमों के विनियमों पर चर्चा कीजिए। आपको 250 शब्दों में, ध्यान से समझिएगा। वो जो वीडियो को मैंने लिंक आपको यहाँ पे बताया था ना, कि यूट्यूब में जाके इस वीडियो पे लिंक पे जाना और इस वीडियो को देख लेना, कुछ क्वेश्चन जवाब आपको समझ में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा। कि अंग्रेज शासकों द्वारा भारत में जो प्रेस की जो स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगाने के लिए जो अधिनियम लाए जाते हैं, जो कानून लाए जाते हैं, उसके सिद्धांतों को लेकर के, उसके प्रोविजंस को लेकर के, उस विनियमों को लेकर के आप चर्चा कीजिए। और इस सवाल का जवाब आपको 250 शब्दों में देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कोशिश यही करना है, उन अधिनियमों को लेकर के चर्चा करना है। तो बाकी देखते हैं आप लोग क्या आंसर लिखते हैं। आप मुझे क्वेश्चन शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शंस में भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर शेयर करेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पेज पे लिखेंगे प्रॉपर आंसर यूपीएससी फॉर्मेट में। और फाइनली फ्रेंड्स, यही कहूँगा, जो फर्स्ट टाइम इस व्यू को देख रहे हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम इस तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप अपने दोस्तों और खास करके हिंदी माध्यम के वैसे छात्रों को भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको भी आप दे सकते हैं। देखिए, मेहनत करने वाले के लिए ये चैनल बहुत अच्छा है।
यदि आप चाहते हैं कि यार इट्स योर ड्रीम, यूपीएससी इज़ योर ड्रीम, सिविल सर्विसेज पीसीएस अधिकारी बनना आपका ड्रीम है, तो ये चैनल रियली में आपके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काम करना सिखाया जाएगा। हम आपको अंधेरे में नहीं रख करके बोल रहे हैं कि हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, हम ये दे देंगे। नहीं, हम कुछ नहीं देंगे, हम आपको रास्ता बताएंगे और रास्ता एकदम सिंपलेस्ट वे में होगा, सिंपल तरीके से होगा। हम आपके लिए फिल्टर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। पढ़िए आप, क्योंकि क्वेश्चंस नया होगा, क्वेश्चंस आपको सोचना है और वो सोच यदि आपने यहाँ डेवलप कर ली तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फाइनली फ्रेंड्स यही कहूँगा, यू ऑल गाइज आर ऑसम, आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें। और मैं यही कहूँगा कि स्टे होम एंड डू प्रैक्टिस। इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। बिपिन चंद्रा की बुक हो आपके पास या राजीव अहिर की बुक हो, जहाँ से भी हो इसको पढ़िए। नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और साथ में मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या हमने जो पढ़ाया वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या जो मैं डिकोड कर रहा हूँ क्या उससे कोई बेनिफिट्स आपको मिल रहा है या नहीं, इसके बारे में भी ज़रूर बताएं आप मुझे। आपका मोस्ट वेलकम है, आपके फीडबैक का मैं ज़रूर इंतज़ार करता हूँ। और फाइनली ये कहूँगा मैं फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।